जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कांग्रेस नारी शक्ति की बदौलत उत्तर प्रदेश में राजनीति की तस्वीर बदलने की कोशिश करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखनऊ में पैदल मार्च करेगी। प्रियंका गांधी के साथ इस मार्च में देश भर से कांग्रेस की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के साथ पार्टी की सभी महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की हुंकार पूरे देश में उद्घोष बनकर गूंज रही है। 8 मार्च को महिला दिवस पर लखनऊ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मार्च के जरिए इतिहास रचने जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप भी इस मार्च में प्रियंका गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर इतिहास का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार महिलाओं और युवाओं के मुद्दे को राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है। यूपी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की घोषणा की थी और ऐसा ही किया। कांग्रेस के इस कदम से प्रदेश की राजनीति में महिलाओं और युवाओं के मुद्दे केंद्र में आ गए। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामने के बाद आज तक से बातचीत में कहा कि बीजेपी में परिवारवाद का पैमाना छलावा है। मैं आज तक पता कर रहा हूं कि बीजेपी ने परिवारवाद का क्या मानक तय किया है। आखिर किस आधार पर राजस्थान सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट दिया जाता है, फागुन चौहान के बेटे को टिकट मिल सकता है, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को क्यों नहीं मिल सकता है। इनका परिवारवाद का मानक इन नेताओं पर क्यों नहीं लागू होता है। मयंक जोशी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मैंने 13 साल भाजपा में लगाए हैं लेकिन पार्टी ने कुछ नहीं दिया। अच्छा हुआ पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। अब मैं संतुष्ट हूँ और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में युवाओं का भविष्य है और वो पार्टी सबसे प्रोग्रेसिव पार्टी है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में आकर खुश हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अंतिम चरण के 54 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि अगर ईमानदारी से चुनाव परिणाम आए तो इस बार बीजेपी को काफी नुकसान होगा। टिकैत ने कहा कि बीजेपी को चुनाव के 6 चरणों के दौरान ईमानदारी का नुकसान हुआ है और अगर बेईमानी करते हैं तो कम नुकसान होगा। इसके साथ ही किसान नेता ने दावा किया है कि लोग बीजेपी सरकार से काफी नाराज है। राकेश टिकैत ने मतगणना में धांधली की आशंका जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की कम से कम 70 सीटों पर बेईमानी से जिताने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों और अन्य मतदाताओं से मतगणना से एक रात पहले से काउंटिंग वाली जगह के आसपास जुटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी निगरानी में मतगणना कराएं और अगर उन्हें बेईमानी होती दिखे तो शांतिपूर्वक दोबारा मतगणना कराएं। चुनाव आयोग द्वारा सभाओं पर पाबंदी हटने के बाद सभी नेता जमीन पर उतरे और यूपी के अलग अलग हिस्सों में छोटी बड़ी रैलियां की। सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर मुख्य रूप से चुनौती पेश करने वाले अखिलेश यादव तक ने एक दिन में 5 से 7 सभाएं की। सभाओं के मामलों में इस बार प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रही और खास तौर पर नुक्कड़ सभा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। हालांकि इस बार रोड शो का भी बोलबाला रहा, लेकिन चुनाव आयोग की पाबंदी हटने के बाद रैलियों ने चुनाव का माहौल गरमा दिया। विधानसभा चुनाव परिणाम से ठीक पहले पूरे प्रदेश में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर विपक्षी दल चुनाव बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। ईवीएम की सुरक्षा में कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए प्रत्याशियों ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। प्रत्याशियों की सजगता का एक उदाहरण मेरठ में देखा गया। यहाँ एसपी आरएलडी गठबंधन के
हस्तिनापुर प्रत्याशी योगेश वर्मा और उनके समर्थक दूरबीन लेकर 10 मार्च तक के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। स्ट्रांग रूम और उसके आसपास के इलाके पर कड़ी नजर रखने के लिए योगेश वर्मा ने हाई टेक इंतजाम किए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर हस्तिनापुर के गठबंधन प्रत्याशी ने बाकायदा एक गाड़ी जिप्सी में खड़े होने की व्यवस्था की है और दूरबीन से ईवीएम पर नजर बनाए हुए हैं। इसी तरह से स्ट्रांग रूम के आसपास किसी भी संदिग्ध हरकत पर नजर रखने के लिए गठबंधन के प्रत्याशी और समर्थन दूरबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उन्हें दूर तक निगरानी करने में आसानी हो रही है। गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में 24 घंटे 3 शिफ्ट में इस काम को कर रहे हैं। कांग्रेस और राकांपा ने महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जो यहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और अनावरण करने के लिए आए थे। मोदी के यहां पहुंचने से पहले स्थानीय कांग्रेस और राकांपा नेता सुबह अलका टॉकीज चौक के पास और शहर के अन्य इलाकों में काले झंडे और तख्तियां लिए सड़कों पर उतर आए, जिन पर मोदी आवास जाओ लिखा हुआ था। पुणे शहर कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष रमेश बगवे ने दावा किया है कि मोदी ने संसद में ये कहकर महाराष्ट्र का अपमान किया था कि राज्य ने अन्य राज्यों में कोविड-19 के प्रयास को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग करते हैं, नहीं तो उन्हें वापस चले जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि मोदी अधूरी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और पुणे के लोगों को धोखा दे रहे हैं। पुणे राकांपा अध्यक्ष प्रसाद जगताप ने कहा कि मोदी मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं, जो अधूरी है। उन्होंने कहा, जब भारतीय छात्राओं को युद्धग्रस्त यूक्रेन से बचाया जाना था तो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। वहीं अन्य देशों ने पिछले 1-1.5 महीने में चरणबद्ध तरीके से अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकाला है। पूर्व संसद व प्रदेश कांग्रेस कमेटी की PRO दीपा दास मुंशी ने पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से अभी तक 3 लाख सदस्यों को जोड़ा जा चुका है, ताकि किसी भी तरह की फेक सदस्यता न हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्वालिटी पर विश्वास रखती है, क्वांटिटी पर नहीं। 14 फरवरी को उत्तराखंड की सभी उत्तर सीटों पर मतदान हो गया। अब 10 मार्च को वोटों की गिनती के साथ पता चल जाएगा कि हर सीट का विजय खिलाड़ी कौन रहा। राज्य में सत्ता बदलेगी या भाजपा उत्तराखंड के अब तक सियासी मिथक को तोड़ देगी। इस चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी खूब मेहनत की थी। वो कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा लाल कुआं सीट से चुनाव भी लड़ा। मतगणना के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सभी उम्मीदवारों और जिला अध्यक्षों से कहा था कि वो मतगणना स्थल के बाहर निगरानी सुनिश्चित करें। इस आशंकों को लेकर भले कोई ठोस परिणाम नहीं था, मगर प्रदेश नेतृत्व की अपील के बाद कांग्रेसी भी सतर्क हो गए। निर्वाचन विभाग के नियमों के मुताबिक उम्मीदवार की तरफ से अधिकृत व्यक्ति को निगरानी की परमिशन मिल सकती है, बशर्ते आवेदन करना पड़ता है, जिसके बाद पास जारी हो जाता है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने जमकर प्रचार किया। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार नतीजों में उसका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। हालांकि देखना यह है कि प्रियंका गांधी के वादों और दावों पर जनता कितना भरोसा कर पाती है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने प्रचार के दौरान काफी मेहनत की। माना जा रहा है कि उनके नारों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी ने प्रचार के दौरान आंधी, बारिश और तूफान किसी की भी परवाह नहीं की। भारी बारिश के बीच प्रचार की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई थी। प्रियंका ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में कुल 167 रैलियां, जनसभाओं और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। वहीं जब चुनाव आयोग ने रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया तो
उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जनता से संपर्क जोड़ा। कांग्रेस नेता का दावा है कि प्रियंका गांधी का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान काफी ज्यादा चर्चा में रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान करके हर किसी को चौंका दिया। दरअसल प्रियंका गांधी का पूरा जोर महिलाओं के साथ सशक्तिकरण पर रहा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने अपने भाषणों और मेहनत से लोगों के दिलों में जगह बनाई, साथ ही अपनी सहजता और संवेदना से उनका दिल भी जीता। फिरोजाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी चूड़ी की ढलाई का काम करने वाली एक महिला के घर पहुंची थी और उनसे बातचीत की थी। वहीं अलीगढ़ में उन्होंने ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला से संवाद किया। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।